would like to express our heartfelt thanks to our school management for giving us this platform and the opportunity to explore our potential and showcase our talents. We are all equally grateful to all our teachers whose guidance and encouragement empowered us to bring this lesson to life. Thank you everyone. With gratitude in our hearts, we go to you all. Namaste. हेलो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये वाली जो वीडियो है ना वो स्पेशली मदर्स के लिए है, क्योंकि सारी जो मदर्स है ना वो मेरी बात को एग्री करेंगी, और जो लोग नहीं एग्री करना चाहते ना उनके लिए बेशक ये वीडियो ना हो, पर जो मेरी तरह है ना वो तो इस बात को ज़रूर रिलेट करेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज हम लोग गए थे कबीर की स्कूल में, उसका जो क्लास प्रेजेंटेशन है ना उसके लिए। तो वहाँ से हम लोग घर आ गए हैं और मासी ना मेरा नीचे ही वेट कर रहे थे, तो मासी के साथ ही मैं ऊपर भी आ गई और मोइन मुझे ड्रॉप करके चले गए ऑफिस। और आटा ना ख़त्म हो गया था, तो कल ही जो आटे के जो कंटेनर है वो मैंने रात को वॉश करके रख दिए थे। तो रिटर्न में जब आते आते हम लोग चक्की से आटा भी लेके हुए आए। तो मैं हमेशा गेहूं का आटा, बाजरे का आटा और ज्वार का आटा, 3 तरह के आटे लेती हूँ। तो जो बड़ा वाला सबसे कंटेनर है ना उसमें मैंने गेहूं का आटा भर दिया है, और छोटे वाले कंटेनर में मैं ज्वार का आटा भरती हूँ। और जो बाजरी का आटा है ना उसको एकदम छोटा जो स्टील के कंटेनर है वो ही मैं यूज़ करती हूँ, और उसको मैं रखती हूँ फ्रीज़ में। क्योंकि पता नहीं बाजरी का जो आटा है ना वो थोड़ा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है बाहर रखने से, जबकि ज्वार और वीट के आटे को कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, आप लोगों को अगर पता हो ना तो मुझे मेरे साथ शेयर करना कि बाजरी का आटा ना थोड़ा सा खोरा जो बोलते हैं ना वैसा हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसको रखा है फ्रीज़ में। और सारे जो स्टील के कंटेनर है ना उसको मैंने पहले तो कपड़े से ड्राई कर लिया था ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। और अच्छे से तीनों जो आटे के डब्बे हैं ना वो मैंने फिल कर दिए हैं। और सारे जो डब्बे हैं अब मैं इसको रखूँगी डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि जो कैबिनेट है ना वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। तो मासी कर देंगे वो वाला कैबिनेट, क्योंकि सारे जो डब्बे वो तो बाहर आ ही गए हैं। तो बस झाड़ू और पोछा लगा के फिर मैट उन्होंने वॉश करके रख दी है, तो वो ड्राई हो जाएगी तो मैट भी लगा देंगे। तो मेरा जो नीचे वाला कैबिनेट है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इस वजह से सारे कंटेनर मैंने डाइनिंग टेबल पे रखे हैं, और साथ साथ में किचन को थोड़ा सा मैं समेटती जा रही हूँ। और आज तो खाना बनाने का भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे फ़िश बनानी थी तो मैंने कल रात से ही उसको मैरिनेट करके फ्रीज़ में रख दिया था। और जो फ़िश करी है ना वो भी मैंने बना ही ली है। तो लंच मेरा बिल्कुल रेडी है। तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा के काम है ना वही मुझे आज करने हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना काउंटर टॉप पे जो आटा गिरा था वो मैं क्लीन कर रही हूँ, साथ साथ में मासी भी काम कर रहे हैं। और अभी बजे हैं 11:15, और ऑलमोस्ट जो सारा काम है ना वो हमारा डन हो चुका है। सुबह जल्दी उठने का ना ये बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि दिन बड़ा लंबा मिलता है और उसमें ना काम सारे हमारे अच्छे से हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है और अभी अच्छे से ना सारे काम हो जाएंगे। पर रोज़ तो इतना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए जल्दी उठना, क्योंकि मेरे घर का शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है। रात को लेट हो जाता है तो सुबह फिर जल्दी उठना पॉसिबल नहीं होता। तो कबीर को भेजने के बाद मैं सो जाती हूँ, फिर मैं आराम से ही उठती हूँ, क्योंकि खाने पीने का टाइम भी सारा कुछ मेरे घर का ना चेंज है। मैंने ना कुछ दिन ट्राई किया था कि कबीर को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं सोऊं नहीं और जो काम है ना वो मैंने डन कर दूं। तो अच्छा तो बड़ा लग रहा था, पर 15-20 दिन ये चला शेड्यूल। उसके बाद ना मैं बड़ी बीमार सी पड़ गई थी और मेरा मूड ही नहीं रहता था, एकदम लेज़ी लेज़ी, और पूरा दिन जैसे मैं नींद में ही हूँ। हाँ, अगर सारे ही लोग घर में रात में जल्दी सो जाते हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो ना तो पॉसिबल है। बाकी हमें ही करके देना है, खाना भी हमें ही देना है, सर्व करना है, सब कुछ करना है, किचन समेटना है, तो फिर कैसे पॉसिबल है। तो इस वजह से फिर मैंने जो मेरा शेड्यूल है ना उसके हिसाब से मैंने कर लिया। और आज ना फिर मेरे कबीर के कमरे की जो बेडशीट है वो चेंज करनी थी, और कल मैंने लॉन्ड्री की थी कबीर की और मोइन के कपड़ों की। तो बहुत सारे कपड़े थे जिसको मैंने फ़ोल्ड करके रात को बेड पे रखा था, और बस उसको उनकी जगह पे रखना था। तो बस वो सारे कपड़े जो है ना वो सबके कैबिनेट में मैंने रखे हैं। और बेडशीट चेंज करने से पहले ना इस रूम की मैं अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। हमेशा से मेरी हैबिट है कि जिस कमरे की बेडशीट चेंज करनी ना उसको अच्छे से पहले
क्लीनिंग कर लो, तो बहुत डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और यहाँ के इस कमरे के फ़ैन और जो सीलिंग है ना, वो तो मैंने अभी रिसेंटली मैं जब लिविंग रूम क्लीन किया था ना, उसके नेक्स्ट डे किया था, तो वो तो बिल्कुल भी गंदा नहीं था। और बस हल्की हल्की सी जो डस्ट लगी थी बेड पे और कबीर की फ्रेम पे और इसके कैबिनेट पे, तो वो मैंने बस कॉलिन वाला जो लिक्विड बनाया था ना, उससे मैंने अच्छे से क्लीन किया है, सारा कुछ डस्टिंग कर लिया है। और साथ साथ में मासी का भी काम चल रहा था। तो बस अब मैं यहाँ पर बेडशीट लगा रही हूँ। और ये वाली जो बेडशीट है ना, मेरी शादी के टाइम की है। और शादी में ना मैंने इस तरीके की जो सिल्क वाली जो मोटे कपड़े की बेडशीट होती है ना, वैसी मैंने ली थी, जो कि हालांकि अब तो ये यूज़ में ही नहीं आती। तो मैंने कबीर के कमरे में लगा दी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेलते भी है, उसको आर्ट वर्क का काम भी करना होता है, तो ये ना हटती नहीं है बेड पे से। तो इस वजह से मैंने ये बेडशीट यहाँ पर लगा ली और इसके कमरे से मैच भी हो रही है। और अभी तो मैं जितनी भी बेडशीट लेती हूँ ना, वो सारी कॉटन की होती है, क्योंकि कॉटन की ही बेडशीट में नींद आती है अच्छी से, और वो ब्रीथेबल भी होती है, उसमें गर्मी नहीं लगती है। तो अब मैं जितनी भी शॉपिंग बेडशीट की करती हूँ, वो कॉटन वाली ही करती हूँ। तो ये मेरे पास पहले की जो पड़ी है, वो मैंने लगा ली है कबीर के कमरे में। और किकी आ रही थी बार बार मेरे पास में, उसको भी ना अटेंशन बहुत चाहिए होता है। हालांकि थोड़े ही दिन हुए उसको, पर वो इतनी अटैच हो गई, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ वहाँ आती है। और बड़ा डर लगता है कि कहीं पैरों में ना आ जाए, क्योंकि जब बैठने भी जाते ना, कब वो आके बैठ जाती समझ ही नहीं आती। इतना मतलब केयरफुली, मतलब फूक फूक के जो कदम रखते हैं ना, वैसे रखना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो इतना वेट है मेरा, और ऊपर से कहीं किकी के ऊपर पैर आ गया ना, तो बेचारी का क्या ही होगा। तो मुझे बड़ा डर लगता है। मैं हर बार मैं इसको बोलती रहती हूँ, फिर इसको डांटते ना, तब भी वो समझती है कि इसको डांटा है। और इस कमरे को ना अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। और यहाँ पे ना मोइन के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दिन में 4 बार कपड़े चेंज करते हैं। सुबह जाते हैं अलग पहनते हैं, दोपहर में अलग पहनते हैं, जिम के अलग होते हैं, रात के अलग होते हैं। तो सारे कपड़े ना थोड़ी थोड़ी देर पहने हुए होते हैं, तो इस रूम में ना फैला के रखते हैं। तो मुझे एक स्टैंड लाना है, बस उसमें फिर उनके कपड़े मैं रखा करूँगी। तो फाइनली ये डन हो गया अच्छे से क्लीन। और आज ना मैंने खाना क्या प्रिपेयर किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आज बनाई है फ़िश, और फ़िश के साथ खाने वाली करी। ये बड़ी टेस्टी होती है, मम्मी बनाती थी, तो अब मैं भी बनाने लगी हूँ। और साथ में है राइस, और यहाँ पे है रोटी, और मेरे लिए बाजरे की रोटी। हाय एवरीवन, क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक खैरियत बिल्कुल मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई है और आज का दिन बहुत अच्छा था। मॉर्निंग में गुड नोट पे डे स्टार्ट हुआ था। आज कबीर की स्कूल जाना था, उसका परफॉर्मेंस था, तो और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने। हाँ, हालांकि छोटी सी स्पीच थी, जो थैंक यू नोट होती है वही उसको बोलना था, बट बहुत अच्छे से बोला उसने, एकदम कॉन्फिडेंटली, बिना किसी मिस्टेक के। और वो ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था कि मम्मा पापा आप आओगे ना, आप आओगे ना। तो हम वहाँ गए थे। एंड इस तरह से ना एज अ पेरेंट्स, इस तरह से बच्चों को देख के बहुत प्राउड फील होता है, जब बिना किसी मतलब फियर के इतने सारे लोगों के सामने चाहे छोटी सी भी स्पीच बोले ना, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एज अ पेरेंट्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें हमारे बच्चे को ग्रो करते हुए देखना, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा वो ऑब्जर्व करना, यही हमारी सबसे मेन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब ये सारी बातें निकली है ना, तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि एज अ पेरेंट्स ना, आप ऐसे पेरेंट्स बनना कि कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कि बच्चों को रूल करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ऐसे मत बनना। उनके साथ ना बच्चों के साथ बच्चे जैसा होके उनके साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करो, और एक फ्रेंड वाली जो बॉन्डिंग होती है ना, वैसे क्रिएट करो। तो आपका बच्चा हर बात आपके साथ शेयर करेगा, और फिर उसको ना प्रॉपर गाइडेंस देना। और दूसरी बात ये है कि कंपैरिजन करना बंद कर दो अपने बच्चे की किसी और बच्चे के साथ। जो कंपैरिजन करते हैं ना, वो करना बंद कर दो। हमारी फैमिली में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि जो कुछ एक्टिविटीज़ में ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ ज़्यादा किसी चीज़ में स्मार्ट है, कुछ किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं कि उस बच्चे ने तो बड़ा अच्छे से कर लिया, तुमसे ये नहीं हो पा रहा, तुमसे वो नहीं हो पा रहा, उसको देखो, उसको देख के सीखो। ये सारी चीज़ें करते हैं ना, वो करना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि इससे ना बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत डाउन चला जाता है, और जो एफर्ट वो करना चाहता है ना, वो भी नहीं करेगा।
तो ये तो बहुत गलत बात है कि हम हमारे बच्चे की कंपैरिजन किसी और चाइल्ड के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है। तो उसको आप फाइंड आउट करो, उसके बाद उसके ऊपर फोकस करो, थोड़ा सा अच्छे से गाइडेंस करो और फिर देखना आपका बच्चा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। एंड दूसरी ये भी बात है कि जब हम हमारे बच्चे का एडमिशन के लिए जब अप्लाई करता है ना, तो जितना हो सके उतना अच्छी स्कूल जो होती है ना वो चूज़ करो। हम जैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं ना उसके हिसाब से हमें स्कूल चूज़ करनी है। यहाँ पे कितने पेरेंट्स मुझसे एग्री नहीं भी होंगे, वो ये भी बोलेंगे कि पढ़ने वाला बच्चा ना कहीं पे भी पढ़ लेगा। तो यस, पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे भी पढ़ लेगा, पर पढ़ने के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब स्ट्रीट स्मार्टनेस बोलते हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक प्रॉपर गाइडेंस होना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन के साथ में दूसरी सारी चीज़ें हैं ना वो भी अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो हाईली क्वालिफाइड है, जो ऑलरेडी डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत अच्छी डिग्री है उनके पास, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। जॉब के लिए वो स्ट्रगल करे, वो क्यों करे? क्योंकि उनमें इतना जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए ना वो नहीं होता, स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं होती, और जो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए ना वो गाइडेंस नहीं मिलता। उस वजह से वो लोग स्ट्रगल करते। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी? एक अच्छी स्कूल से। तो एज अ पेरेंट्स तो हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि हम हमारे बच्चे के लिए बेस्ट चूज़ करें। तो बस हमें यही करना है, जितना आप एफर्ट कर पा रहे हैं ना उसके हिसाब से आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराना है और उस पर फोकस करना है। और सबसे मेन बात कि जब हमारा बच्चा किसी फील्ड में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, तो उसको सपोर्ट किया करो। पेरेंट्स होने के साथ साथ ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि हम हमारे जो डिसीज़न है ना वो बच्चे पे थोप देते हैं। जैसे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, जबकि बच्चे को इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें ना बंद कर देनी चाहिए। बच्चे को किस चीज़ में जाना है, कौन सी चीज़ में उसको फील्ड चूज़ करनी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज की जनरेशन में तो कितनी सारी मतलब कैसी इतनी चॉइसेस आ गई है कि जिसमें बच्चा आपका बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा जो हम जानते तक नहीं है। तो बच्चे को किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना उसको उस पर ही फोकस करना चाहिए। और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ना उसको फ़ौरन से ग्रैब कर लो, चाहे वो फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी हो। इतनी बार ना मैंने ऐसा देखा है कि एक प्रॉपर एज हो जाती है ना आफ्टर 12th या आफ्टर, अभी तो कबीर को बहुत ज़्यादा टाइम है, पर जब फ़ॉरेन जाने वाली बात होती है कि कोई अच्छी जॉब मिल रही है बच्चे को या उनका ना करियर में ग्रोथ हो रहा है, तो कितने पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जो ये सोचते हैं कि नहीं यार हमारा बच्चा हमारे पास ही चाहिए, इसलिए हमें तो उसको नहीं भेजना, उसकी वहाँ पे केयर कौन करेगा। ऐसा मतलब वो एज अ पेरेंट्स उनकी जगह पे वो सही है, वो अपने बच्चे को अपने सामने रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बट आपके बच्चे के लिए क्या बेटर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फिर लाइफ टाइम स्ट्रगल उसको करना है, उसकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है वो हमारे हाथ में है। एज अ पेरेंट्स तो हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चे का ग्रोथ किस चीज़ में हो रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में रख के पेरेंट्स होने की जिम्मेदारी ना बहुत बड़ी होती है। हमारी सोसाइटी में एक और भी बात है कि जैसे कि कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको सब अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ बच्चे ने अच्छा किया, चलो ये पहले ही स्मार्ट था, ये था वो था। और कोई बच्चा है कि जिसका फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है या कुछ और गलत लाइन पे चला गया है, तो फिर क्या होता है कि सब लोग मिलके उसकी मदर को बोलते हैं कि मम्मी ने ध्यान नहीं दिया इस वजह से बच्चा ये हो, जबकि माँ को इतना टाइम ही नहीं है कि वो किचन छोड़ के बच्चे को देखे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। उसको खाना भी बनाना है, घर का काम भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। वो सब कुछ करते 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 उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि बच्चे के ऊपर फोकस करे। और ये जो एज होती है ना
फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक वाली, उसमें मदर की नीड बच्चे को बहुत ज़्यादा होती है एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए। सिर्फ मदर की नहीं, बोथ आर पेरेंट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो दोनों पेरेंट्स को मिलके बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए। काम वाम सब साइड में रखो, बच्चे पे फोकस करो। एंड क्योंकि ये वाली एज है ना, वो ही ज़्यादा मैटर करती है, उसके बाद तो फिर अपने आप ही बच्चा ग्रो कर लेगा। तो बस एज अ पेरेंट्स हमारी बस छोटी छोटी सी जिम्मेदारी होती है, जिसको हम अच्छे से निभाएं, अच्छे से फॉलो करें ना, तो हमारे बच्चे का अच्छा फ्यूचर बन सकता है। तो बस यही बात कहनी थी। आई होप मेरा गुड मैसेज आप तक पहुंचा होगा। एंड ये वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।